बहुत बहुत नमस्कार। और स्पेशली जी न्यूज़ को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारत के शिक्षा जगत में अभी तक के सबसे बड़े बदलाव यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है और मुझे बोलने के लिए उन्होंने मौका दिया। पहले ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रही। मैं बंगाल से आता हूँ और बंगालीज़ बहुत बुरी तरीके से जाने जाते हैं उनकी हिंदी कहने के लिए। वो शायद वो अगर हमारे चीफ मिनिस्टर मैडम हो, बाकी कोई भी हो, लेकिन उनकी हिंदी थोड़ा बिगड़ी हुई रहती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में जितना मुझे आता है उसमें ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके माध्यम से युवाओं के रोज़गार के अवसर पर मैं 10-15 मिनट के अंदर मेरी जो जानकारी है, जितना मुझे आता है, तो मुझे पता है, मैं उस विषय पे मैं दृष्टि डालने की यानी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे उपस्थित जो डिग्निटरीज़ है, रेस्पेक्टेड एडुकेटर्स है, इंडस्ट्री लीडर्स है और उसके साथ साथ जो भी महानुभाव उपस्थित है, सबको मेरा नमस्कार। और देखिए, हम भारत अभी ऐसी जगह पे, ऐसी क्रॉस रोड पे, अगर इंग्लिश में बोले तो हम इतिहास के उस क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हमारे 50% पॉपुलेशन, उनकी एवरेज एज अगर हम पकड़े हो 30 साल के नीचे है। इसे बोला जा रहा है कि कभी इसे समझा जाता था कि ये बर्डन है इतना बड़ा पॉपुलेशन, बट अब इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को आगे काम में लगाने के लिए, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हमारे फ्यूचर को डिफाइन कर सकती है। लेकिन अगर इस डेमोग्राफिक डिफाइन को अगर हम इकोनॉमी में इस युवाओं को इकोनॉमी में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, अगर वैल्यू क्रिएशन में इनकी उपयोग नहीं कर पाए या इनोवेशन में इनको लीडरशिप नहीं दिला पाए, तो ये मुझे लगता है कि ये जो युवा शक्ति है, ये जो यूथ है जिनकी एवरेज एज 30-35 के नीचे है, इनको हम काम में नहीं लगा पाएंगे। इतनी बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बावजूद हम इसे यूज़ में या व्यवहार में नहीं ला पाएंगे। और इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। और मुझे लगता है जितने स्टेक होल्डर्स से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाने के समय, इसको तैयार करने के समय जितने बड़े संख्या में स्टेक होल्डर्स से बात किया गया, शायद ही कोई मसौदा बनाने के लिए इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे स्टेक होल्डर के साथ बात किया गया है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उस विकसित भारत को लक्ष्य को जो 2047 में पूरा होना है, उसको पूरा करने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नींव की पत्थर के रूप में जाना जाएगा भविष्य में, और ये काम करेगा। और मुझे लगता है कि कोई हमारे एजुकेशन पॉलिसी को के एक नए तरीके से पूरी सज्जा को परिवर्तन करते हुए ये शिक्षा नीति में बदलाव लाया गया। क्या बदलाव लाया गया? अगर बेसिक जगह पे हम पकड़ने की कोशिश करें, हमारे ये छोटे से वीडियो जो चलाया गया जी न्यूज़ की तरफ से, अभी तक जो शिक्षा नीति चली या अभी तक जो चलती आई प्रथागत जो शिक्षा, उसमें समय के साथ साथ बहुत सारे, आप जानते हैं, कमीशन बना, बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन इज नीडेड to cope with the environment, to cope up with the environment, changing environment of the world. और शिक्षा को कभी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री भी बोला जाता था, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना शिक्षा की काम है। और इस शिक्षा के द्वारा हम ऐसे ह्यूमन रिसोर्स तैयार करें जो ह्यूमन रिसोर्स आने वाले समय में जो समाज की मांग है, इंडस्ट्री की मांग है, उस मांग को फुलफिल किया जाए। तो पहले जब पूछा जाता था किसी बच्चे से, भाई तुम या बेटा तुमने क्या पास किया, तो कोई बोलता था कि मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने फलाना की, बीटेक की।
अभी जो बदलता हुआ भारत है और पूरा विश्व है, उसमें लोग पूछ रहे हैं, इंडस्ट्री पूछ रही है कि आप क्या पास किए वो मैटर नहीं करता, आपको क्या आता है दैट मैटर करता है, यानी स्किल। इसलिए इस जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें अगर हम बोले कि हेवी कंटेंट, एग्जामिनेशन फोकस्ड मॉडल, वहाँ से चेंज करके स्किल बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम, इन नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में इसको इंक्लूड किया गया। और इसमें एक तरफ से हमने होलिस्टिक लर्निंग, जो बच्चा तैयार होगा इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, भारत के नया जो जनरेशन तैयार होगा, वो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एक तरीके से तैयार होगा। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि भारत के जो इथोस है, हमारे कल्चर के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, दोज प्रैक्टिसेस विल बी इनकलकेटेड इनसाइड देम। तो हम फ्यूचर रेडी और उसके साथ साथ एम्पैथी वाला यूथ एक जनरेशन तैयार करना चाहते हैं, जो शिक्षा नीति के द्वारा संभव हो सकता है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, NEP को उसी दिशा में ले जाने की प्रयत्न सरकार कर रही है। और इसके लिए हम सबसे ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। बहुत सारे शिक्षाविद इस विषय में हुए, उसमें मैं रूसो का भी नाम लेना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा बोला कि एक बच्चा अपने एक्सपीरियंस से जो सीखता है, वो सबसे बड़ी सीख होती है। विवेकानंद की बात, बिना भारत का शिक्षा अधूरा रह जाएगा। विवेकानंद जी ने भी वही बताया कि एजुकेशन कुछ नया चीज़ नहीं है, आप किसी को एडुकेट नहीं कर पा सकते, उसके अंदर जो गुणवत्ता है उसको बाहर निकालना ही एजुकेशन का काम है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। सो दिस इज द व्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद। और उसी तरीके से हमारी इस शिक्षा नीति में ग्रेड 6 से ही स्टूडेंट्स को एक्सपोजर, एकेडमिक जो कोर्सेज है, सब्जेक्ट्स है, उसके साथ साथ रियल वर्ल्ड या स्किल का एक्सपीरियंस मिले, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एग्रीकल्चर हो, एनिमेशन हो, कारपेंटरी हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, कि हमारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते पढ़ते इन सब चीज़ों के साथ उनका मुलाकात हो और उन चीज़ों के बारे में वो जान पाए, और उसके साथ साथ आगे आने वाले समय में वो अपने करियर को उस तरीके से प्लानिंग कर पाए कि जॉब मार्केट के लिए वो जॉब रेडी हो। आज समस्या क्या है? आज अगर इंडस्ट्री से बात करें आप, या हमारे 75 साल की जर्नी जो हुई है, उसमें एजुकेशन सिस्टम के साथ आपका इंडस्ट्री का कोई मेल बंधन नहीं रहा। इंडस्ट्री को प्रोडक्ट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्ट, उनको चाहिए फलाना फलाना क्राइटेरिया वाला एक प्रोडक्ट, लेकिन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस, IITs जो युवाओं को तैयार कर रहे हैं, उसके लिए वो उपयुक्त नहीं हो रहा है। इसके बाद उनको फिर से कोर्सेज लेना पड़ रहा है, अलग से तैयारी करना पड़ रहा है, जिसके लिए वो मार्केट रेडी हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 द्वारा इस गैप फिलिंग का काम आगे आने वाले समय में हो रहा है और आगे आने वाले समय में भी होगा। और इस स्कूल एजुकेशन के साथ साथ NEP हायर एजुकेशन के लिए भी एक साइलेंट रिवोल्यूशन के काम कर रही है। अगर देखें कि इस पॉलिसी के द्वारा हम ऐसे यूनिवर्सिटी की कल्पना कर रहे हैं, डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, जिसे मेरूज बोला जा रहा है इन शॉर्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज, जो ऐसे मॉडल तैयार करेंगे पूरे देश में, जिसमें तैयार हुआ युवा, जो स्टूडेंट्स हम तैयार करेंगे, वो सिर्फ डिग्री नहीं पाएंगे, उनके साथ साथ उनके अंदर लीडरशिप की क्षमता विकास होगी, वो लीडरशिप कर पाएंगे। और कुछ जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है which is related to our country as well as those are the problems of the whole world, they will have the capacity to to solve those complex problems which is related to the human civilization। और उनके साथ साथ
वो ये बदलती हुई दुनिया में और कॉम्पिटिटिव दुनिया में थ्राइव भी कर पाएंगे, जो आगे आने वाले समय में जो इकोनॉमी आ रही है वो इनोवेटिव और ये इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी है। उस इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी में ये सारे बच्चे जो इस मेरू यूनिवर्सिटी जो होंगे, उनके द्वारा जो बच्चे तैयार किए जाएंगे वो लीडरशिप, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी और उनके साथ साथ ये इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी में थ्राइव कर पाएंगे, यानी टिक पाएंगे, डट कर लड़ पाएंगे, ऐसे युवा शक्ति तैयार करने की प्लानिंग NEP 2020 द्वारा किया गया है और उसको हम करेंगे। और एक रिवोल्यूशनरी थिंकिंग इस नए शिक्षा नीति में NEP 2020 में हमने लाए, वो है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ये एक पाथ बेफिंग रिफॉर्म है मुझे लगता है। इसके द्वारा एक बच्चा जब बचपन से वो स्कूल में आ रहा है, CBSE के स्कूल में आया या किसी स्टेट बोर्ड के स्कूल में आया, उनको एक परमानेंट अकाउंट नंबर पैन के द्वारा जैसा एक नंबर दिया जाएगा, जिसके नंबर के या आइडेंटिटी दिया जाएगा। उस आइडेंटिटी नंबर के साथ पूरा क्रेडिट, वो क्रेडिट अपनी सारी जिंदगी, वो जब तक जिंदा है तब तक उस क्रेडिट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा और इसके द्वारा वो क्रेडिट अर्न कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और पहले हम जानते थे कि बहुत जगह पे ऐसे देखा गया कि सर्टिफिकेट के साथ धांधली हुई, कोई व्यक्ति नौकरी मिल गया, सर्टिफिकेट बाद में पता चला कि उस बोर्ड को आपने किसी ने RTI किया, सरकार ने भी किया, तो पता चला कि सर्टिफिकेट फर्जी है। किसी मंत्री के साथ भी ऐसा हुआ है दिल्ली में, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन इस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क होने की वजह से शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर अपने ऑफिस में बैठकर सुकांत मजुमदार की हो या किसी व्यक्ति की क्रेडिट क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है, कौन से कोर्सेज उन्होंने किया है, पूरी जानकारी वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन में ले सकती है। ये रिवोल्यूशनरी थिंकिंग जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 में हमारी सरकार ने इसके लाई है, इसके द्वारा हम लाइफ लॉन्ग और मॉड्यूलर लर्निंग जो हमारी शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति की जो मूलभूत चीज़ है, उसको इंश्योर करने के लिए, क्योंकि इस एजुकेशन जो नए पॉलिसी है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया। कोई बच्चा पार्ट 1 कॉलेज में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर करने के बाद उसको लगा कि मैं कोर्स कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो बाहर जा सकता है। 40 साल जब उसकी उम्र हुई तब उसको लगता है कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, ही और शी कैन रिटर्न बैक टू द एजुकेशन सिस्टम, वो वापस आ सकता है। इस तरीके के लेटरल एंट्री, लेटरल एग्जिट फ्लेक्सिबिलिटी इस नए एजुकेशन सिस्टम को दिया गया है और ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, मैं अपने ज़िंदगी में मैं 3 लेवल में मैंने पढ़ाया है। स्कूल में 1 साल पढ़ाया है, सरकारी स्कूल में, 5 साल अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ाया, उसमें PG कॉलेज भी था, और 5 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आया। तो मैंने जो देखा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो इकोनॉमिक कारण के वजह से शिक्षा को छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं हमारे देश में, वापस आने के उनके पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि नॉर्मली ये होता है हर यूनिवर्सिटी में कि 3 साल के बाद आप वापस नहीं आ सकते। तो बच्चा जो किसी कारण से एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के जाने के लिए बाध्य हो रहा है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी पहले नहीं था, वो आएगा और वो क्रेडिट, उसको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, वो क्रेडिट अपना नंबर बोलेगा कि दिस इज माय नंबर, परमानेंट नंबर, अकाउंट नंबर जैसा। तो वहाँ से ही कॉलेज उस क्रेडिट को, आगे आने वाले क्रेडिट को उसमें ऐड कर पाएगा और उस क्रेडिट को लेकर वो जा पाएगा। इसीलिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। और हमने 4 साल की ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन कोर्स की ड्यूरेशन की है। इसके द्वारा जो मैं लेटरल एंट्री और फ्लेक्सिबिलिटी और एग्जिट ऑप्शन की बारे में बोल रहा था, वो बहुत इसके द्वारा इसमें इंक्लूड किया गया है। मैं अपने जीवन का ही एग्जांपल देता हूँ। मेरे माताजी जब कॉलेज में एडमिशन लिए, 1 साल कंप्लीट करने के बाद वो चले गए कॉलेज छोड़कर, अभी जिसे DLED कहा जाता है, उस समय बेसिक ट्रेनिंग बोला जाता था, करने के लिए, क्योंकि एक नीडी फैमिली से आने वाले लोगों को लगता था कि कोई नौकरी मिल जाए, खाने को कुछ मिल जाएगा। एंड एट दैट टाइम पॉवर्टी वाज सो मच प्रिवेलेंट इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। तो बाद में सारी जिंदगी, आज उनकी उम्र लगभग 67 ईयर्स हो गई है, आज भी उनको
अफसोस होता है कि मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। उनके पास कभी मौका नहीं मिला कि वो लौट के जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाए। तो ये जो 4 साल के हमने कोर्सेज किए हैं, इसमें 1 साल के बाद अगर कोई बच्चा या बच्ची छोड़ के जाती है, उनको हम डिप्लोमा के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए सर्टिफिकेट देंगे 1 साल के बाद। 2 साल के बाद कोई अगर छोड़ के जाना चाहता है या छोड़ के जाना पड़ता है उसको, तो डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के हकदार होंगे। 3 साल या 4 साल डिपेंड करेगा वो कौन से लाइन में जाना चाहते हैं, उनके बाद 3 या 4 साल के बाद उनको ग्रेजुएशन की भी सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर किसी ने 1 साल या 2 साल के बाद कोई छोड़ के जाता है, बाद में उसको लगता है कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, इवन देयर इज ए चांस ऑफ कमिंग बैक टू दैट सिस्टम। आप फिर से वापस आके कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं था। और लास्ट जो फाइनल ईयर होगा, जो बच्चा चाहता है कि मैं आगे आने वाले समय में और भी हायर एजुकेशन में जाना चाहता हूँ, उसमें लास्ट ईयर फाइनल ईयर जो होगा, उसमें हम सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जिसमें स्पेशलाइजेशन होगा, वोकेशनल स्पेशलाइजेशन होगा, रिसर्च कंपोनेंट होगा, ऐसी चीज़ों में जोर दिया जा रहा है। एनईपी 2020 का एक और बड़ा जो रिवोल्यूशनरी थिंकिंग है कि हम कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में स्किल इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स, जो एकेडमिक्स के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग, इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। और इसके लिए शिक्षा मंत्रालय स्किल डिपार्टमेंट के साथ एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रही है। और इंस्टीट्यूट जो होंगे, इनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जो कोलैबोरेट करेगा कि इंडस्ट्री के साथ, जो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके जो अपने करिकुला को डिज़ाइन करेंगे, अप्रेंटिसशिप ऑफर करेंगे जो इंडस्ट्री है उसको, और को होस्ट करेंगे उसको फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए। ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंसेंटिवाइज करने की प्रावधान हमारी एनईपी 2020 में है। और उसके लिए सारे हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स है, उनको हमने हमारी तरफ से यूजीसी ने और एआईसीटीई ने, दोनों ने, यानी टेक्निकल एजुकेशन और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले एजुकेशन है जो यूजीसी देखती है, उन्होंने जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को इशू किया है। और इसी एनईपी के लाइन की तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप MSDE जो है, उसको दोनों को मिलाकर हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अभी तक लगभग 1.42 करोड़ इंडिविजुअल्स को, इतने बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं। 1.13 करोड़ सर्टिफिकेशंस यानी सर्टिफिकेट्स इशू हो चुके हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर चुके हैं। और भारत के हर युवा को स्किल में, अपने स्किल डेवलपमेंट में मौका मिले, वो पार्टिसिपेट कर पाए, इसके लिए पूरे देश में 1000, पूरे देश में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1000 स्किल इंडिया सेंटर्स सेटअप किए गए हैं टू एनहांस द एक्सेसिबिलिटी। और हम चाहते हैं कि इन स्किल सेंटरों में बच्चे आए, युवा आए, और वो किसी ना किसी स्किल की अधिकारी बने, जिसके द्वारा आगे आने वाले समय में वो मार्केट में अपनी जॉब मार्केट में अपने आप को कॉम्पिटिटिवनेस के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। इसके साथ साथ जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, जिसे नैप्स कहा जाता है, ये MSDE का वन ऑफ द पिवोटल इनिशिएटिव ऑफ द MSDE, एंड उसके द्वारा हम उस इंडस्ट्री को भी इंसेंटिवाइज करने की प्लान कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री अपने बच्चों को, यानी एजुकेशन सिस्टम के बच्चों को, वो अप्रेंटिसशिप के लिए अपने इंडस्ट्री में जगह देगी, उनको वहाँ पे प्रैक्टिकल इन हैंड एक्सपीरियंस कराएगी। उन इंडस्ट्रियों को हम इंसेंटिव देंगे, जिसके द्वारा वो ऐसे करिकुलम डेवलप हो जिसके द्वारा बच्चे एक्सपीरियंस करे, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करे, और उसके साथ साथ उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करे। और इसका मुझे लगता है इसका अभी तक जो डेटा आ रहा है कि इसके इंसेप्शन के साथ साथ अभी तक लगभग 32 लाख यानी 32.38 लाख अप्रेंटिसेस हैव बीन ट्रेन्ड अक्रॉस द वेरियस सेक्टर। और इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। अगर हम देखें कि
नैप्स पोर्टल में अगर देखें हम कि मार्च 2017 में 17,608 इतना लोग, इतने कंपनीज अपने आप को रजिस्टर किए थे। लेकिन अगर मार्च 24 का डेटा इसके कंपैरिजन में बाजू में रखा जाए तो देखा जाएगा 17,000 से बढ़कर ये संख्या 2 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। और ये बोर्ड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को दर्शाता है कि इंडस्ट्री भी आगे आ रही है कि वो अप्रेंटिसशिप के द्वारा अपने बच्चों को, अपने जो एजुकेशन सिस्टम में जितने भी बच्चे हैं उनको मौका दे और उनको एक्सपीरियंस हो अपने काम करने का, वो अपने आगे आने वाले समय में अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट कर पाए और इसके द्वारा बच्चों को जॉब मिलने में भी सुविधा हो। अगर सरकार की आप इस एनईपी को लेकर प्लानिंग देखें कि देखिए हमेशा देखा गया कि जो टैलेंट्स होते हैं, ज़्यादातर टैलेंट्स दूर दराव के गांव में, शहरों में, छोटे छोटे शहरों में बच्चे, ऐसे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे मिलते हैं कि उनके लिए भी हमें सोचना है कि एक गैप को कैसे फील करें। जैसे मैं अगर खुद के बारे में बताऊं कि दिल्ली में एक बच्चा जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, मेरे सब्जेक्ट में ही पकड़ लीजिए, मैं बॉटनी का शिक्षार्थी रहा, तो यहाँ पे कोई बच्चा अगर बॉटनी पढ़ने के लिए किसी ग्रेजुएशन के लिए किसी कॉलेज में जाता है, उसको कम से कम 10-12 टीचर्स पढ़ाते हैं, अभी भी होंगे। VC साहब यहाँ पे बैठे होंगे, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं जब कॉलेज में पढ़ा, मुझे पढ़ाने वाला सिर्फ 2 टीचर थे, क्योंकि दूर दराज के कॉलेज में, मैं अपने खुद के शहर में पढ़ा, दूर दराज के कॉलेज में उतने टीचर्स नहीं मिलते। तो ये जो गैप है, एक बच्चा जिसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि उनके पिताजी उनको दिल्ली में एडमिशन दे सकते हैं या कलकत्ता, बेंगलुरु में दे सकते हैं, लेकिन सब में वो क्षमता नहीं है। एक दूर दराज के गांव में बैठा हुआ आदिवासी बच्चा क्या करेगा? उनके लिए क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बेहतरीन प्रोफेसर हैं, उनकी जो टीचिंग है, उसका लाभ कैसे दूर दराज के गाँव के बच्चों को मिलेगा, इसको लेकर हमारी सरकार ने बहुत गहन मंथन किया और इसके उपाय अभी के दुनिया में सबसे अवेलेबल बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो डिजिटल एम्पावरमेंट, जो एनईपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके द्वारा दीक्षा, स्वयं, ई स्किल इंडिया पोर्टल, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इसकी इजाद की गई, जिसके द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज में बच्चे अपने लैंग्वेज में, और आप जानते हैं कि इस शिक्षा नीति में मैं उतना डिटेल्स में नहीं गया, नहीं तो समय की मर्यादा है, कि अपनी मातृभाषा को सबसे ज़्यादा जोड़ दिया गया कि अपने मदर टंग में बच्चे पढ़ें। क्योंकि आप जितना भी इंग्लिश सीख लें, जब आप सोचने जाएंगे, इनोवेशन के लिए जाएंगे, आपको सोचना अपनी मदर टंग में ही पड़ेगा। आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो सकता है, लेकिन आप सोचने के लिए जाएंगे, अगर आप हिंदी भाषी है तो आप हिंदी में ही सोचेंगे, मैं सोचूंगा तो बांग्ला में ही सोचूंगा। और जब तक हम एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं ले पाएंगे, तब तक इनोवेशन सेक्टर में भारत पीछे रहेगा। और अगला जो दशक है, ये दशक इनोवेशन का ही दशक होने वाला है। आप सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे, आज भी जापान में जो नोबेल प्राइज मिलने वाला साइंटिस्ट है, वो हमारे दिल्ली के बच्चों से अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते। दे परस्यू देयर फिजिक्स इन देयर मदर टंग, दैट इज इन जापानीज। जर्मन के लोग भी वही करते हैं। मेरे कुछ दोस्त जिनको मौका मिला विदेश में जाके डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक करने के लिए, वो जर्मनी में जाके पहले जर्मन सीखना पड़ा, उसके बाद वो PhD में घुस पाए। तो वो अपने मदर टंग में साइंस कर रहे हैं। और हमको लगता है कि इंग्लिश जाने बिना कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है ये एक कॉलोनियल हैंगओवर है। इस कॉलोनियल हैंगओवर से पूरे भारत को बाहर निकालना है, स्पेशली हमारे एजुकेशन सेक्टर को इस कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर निकालना है। जब तक आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को सम्मान नहीं करेगा, बाकी आपको जितना भी सिखा दिया जाए, जब तक अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपनी जाति, भाषा, सबके ऊपर, जाति मतलब नेशनल जो आइडेंटिटी है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, कास्ट के बारे में नहीं, उस भारतीयता के ऊपर जब तक आपको गर्व नहीं महसूस होगा,
तब तक आप कर नहीं पाएंगे, आपके द्वारा इनोवेशन संभव नहीं है। आपको जब ये आएगा कि हाँ हम उन लोगों के डिसेंडेंट हैं कि जब दुनिया को कुछ नहीं आता था, 1 से 9 तक गिनने के बाद कैसे गिनना है ये पता नहीं चलता था, उस समय हमने पूरे विश्व को शून्य का आविष्कार करके दिया। जिस समय यूरोप में लोग नंगे घूमते थे, उस समय हमने ग्रह और वहाँ पे तारे कैसे घूमते हैं इसके बारे में हमारे साइंटिस्ट उस समय, जिसे ऋषि मुनि कहा जाता था, उन्होंने इनोवेशन किया। उस समय के हमारे एक डॉक्टर ने यहाँ बैठकर आयुर्वेदाचार्य जिसे कहा जाता है, उन्होंने नाक की प्लास्टिक सर्जरी की। आज पूरी दुनिया मानती है कि सुश्रुत इज द फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन हु परफॉर्म द राइनोप्लास्टी, दैट इज द प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द नोज इन दिस कंट्री, एंड दिस इज आवर इंडिया, दिस इज आवर भारत। तो हमें जब तक अपने ऊपर रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर गर्व नहीं होगा और उसमें हम ये कर नहीं पाएंगे, तब तक इनोवेशन नहीं होगा। और ये रीजनल लैंग्वेज गैप फिलिंग का भी काम करेगा। जब एक लेक्चर इन डिजिटल प्लेटफॉर्म में दूर दराज के कालाहांडी की किसी गांव में बैठे हुए एक आदिवासी बच्चा जब इस क्लास को किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी प्रोफेसर को या दिल्ली आईआईटी की किसी प्रोफेसर की क्लास को अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में, उड़िया में जब वो सुनेगा और उसमें पढ़ेगा, तब उनमें जो क्षमता की विकास होगी वो क्षमता बाकी जिस भी लैंग्वेज में वो पढ़े उस क्षमता के विकास संभव नहीं है। ऐसा मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से मुझे भी ऐसा लगता है। इसके साथ साथ हम इन NEP 2020 में हमने एम्फेसिस किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए और स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने इंस्टीट्यूट में एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स, इनोवेशन लैब, स्टार्टअप लेबोरेटरीज और मेंटरशिप नेटवर्क तैयार करें, जिसके द्वारा बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ग्रो करे, फिनेंशियल लिटरेसी आए और कम्युनिकेशन स्किल उनमें ग्रो हो, और उसके साथ साथ रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी है वो सामने आए। और इसका इफेक्ट भी दिख रहा है, आप सबको सुन के खुशी होगी। जो स्टार्टअप और जो इसको स्टार्टअप लैब, स्टार्टअप इनोवेशन लैब, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, इसमें हमारे जितने भी IITs है उसमें मद्रास IIT जो है वो प्रमुखता से काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग एज ए लीडर इन दिस सेक्टर। और एट प्रेजेंट इसका लाभ क्या मिला? ऑन एन एवरेज अगर मद्रास IIT का आप पेटेंट फाइलिंग देखें तो ऑन एन एवरेज मद्रास IIT हर दिन एक पेटेंट फाइल कर रहा है, यानी 365 दिन का पूरे ईयर में हर दिन एक फाइल। इतना इनोवेशन मद्रास IIT में हो रहा है और ये बाकी जगहों में होने की ज़रूरत है। मैं वहाँ के इनोवेशन सेंटर में मैं गया था, मैंने देखा कि एक बच्चा जो IIT में चांस नहीं मिला, जिसको जो स्टेट के एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के जो मद्रास IIT में वो इनोवेशन हब में अपना एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया, आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे कि वो बच्चा जो हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं जिसके द्वारा हम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं, उस लॉन्चिंग व्हीकल का इंजन बना रहा है, क्रायोजेनिक इंजन, वो भी 3D प्रिंटिंग के द्वारा। दिस इज द लेवल ऑफ इनोवेशन दे आर हैविंग, और पूरा विश्व देख रहा है। और एक आप सुन के आश्चर्य हो जाएगा, उस प्राइवेट सेक्टर को, कंपनी को, बट यंग गाय है सारे, कोई एक्सपीरियंस प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर जो है मेंटर कर रहे हैं, लेकिन जो यंग गाय है, अग्निकुल शायद उसका नाम है, जो एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने चालू किया और इसरो ने उन्हें लॉन्चिंग पैड दिया कि आओ आप आपके 3D टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया क्रायोजेनिक इंजन से आप अंतरिक्ष में अपना सैटेलाइट भेजो, और वो सक्सेसफुली भेज भी चुके हैं। दिस इज द पावर द यूथ्स ऑफ इंडिया हैविंग, और हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और इसके साथ साथ इन इंक्यूबेशन सेक्टर में आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जो अब बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें भी सारे जो हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें बच्चों को भी ऐसे मौका मिले, वो भी सोचे कि आगे हम क्या कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम आगे आने वाले समय में बच्चों को हमारी तरह से हमारी जो बदलती हुई अर्थव्यवस्था है, बदलती हुई दुनिया है, उसके लिए तैयार करें। और हम चाहते हैं
कि एक अगर आपके सामने मैं एक उदाहरण दूं कि NEP 2020 क्या चाहता है, तो सोचिए उड़ीसा या उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट में जहाँ पे NEP लागू हो रहा है, वहाँ पे किसी गांव में एक आदिवासी महिला या कोई सामान्य घर की महिला जो गांव में रहती है, उनको बेसिक्स कॉलेज में पढ़ते हुए बेसिक्स जो कंप्यूटर स्किल है वो दीक्षा प्लेटफॉर्म द्वारा वो सीख रही है। उसके साथ साथ वहाँ पे गांव के पास जो PM कौशल विकास योजना के सेंटर है, वहाँ पे पढ़ने के साथ साथ वो दीक्षा में कंप्यूटर सीख रही है और उसके साथ साथ वो PMKVY के द्वारा एक सर्टिफाइड कोर्स करता है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के ऊपर, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसको होता है कि जिसके द्वारा वो अप्रेंटिस के लिए NAPS, जिसके बारे में मैंने डिटेल्स में बात किया, वहाँ से डिप्लोमा भी NAPS से लेता है, जिसके द्वारा वो एनर्जी जो मैनेजमेंट है वो स्ट्राइप द्वारा सपोर्ट होता है, और उसके बाद इवेंचुअली सेटअप ए क्लीन टेक एंटरप्राइज एंड मेंटरशिप फ्रॉम हर कॉलेज इनोवेशन लैब। तो ऐसे एक महिला की अगर हम कल्पना करते हैं कि जिसके द्वारा वो सेल्फ रिलायंट हो सकती है और सिर्फ अपने आप को जॉब सीकर के तरह, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो लैकुना थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जॉब सीकर बनाता है, उसके जगह पे जॉब गिवर बने और खुद को भी जॉब दे, रोजगार दे, और बाकी 4-5 लोगों को भी जॉब देने की व्यवस्था वो कर पाए। यही सपना NEP का है और इसी को हम आगे आने वाले समय में धरातल में लाने वाले हैं, और इसका इफेक्ट भी दिख रहा है। क्लेम्स यानी KLEMS द्वारा जो रिजर्व बैंक का डेटा आ रहा है, उस डेटा को अगर देखें तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी है वो 2014-15 में 47.15 करोड़ था, जो बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो चुका है, और इतना जॉब लास्ट डिकेड में हमने यहाँ पे बढ़ा पाया, ये रिजर्व बैंक की डेटा बोल रही है। और इस प्रोग्रेस के जो प्रोग्रेस हो रहा है, लोगों को जॉब मिल रहा है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके जैसा विजनरी लीडर जो इस देश को आगे ले जा रहे हैं और हमारे यूथ को कैसे आने वाले समय में उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए वो तैयार हो और भविष्य के भारत के लिए, विकसित भारत के लिए वो तैयार हो जाए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने प्लान किया और विजन देखा, उस विजन को हमें धरातल पे लाना है। और इस अवसर पर मैं आदरणीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हमेशा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा इसको एजुकेशन और स्किल को, क्योंकि वो पहले स्किल मिनिस्टर भी रहे, तो एजुकेशन और स्किल कैसे मतलब साथ साथ हाथों पे हाथ लगकर वो चल पाए, उन्होंने ये हमेशा कोशिश किया है। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है शिक्षा, इसको स्किल के साथ जोड़ना, ये एजुकेशन पॉलिसी की NEP 2020 की सबसे बड़ी परिवर्तन या बदलाव जो भी बोले, सबसे बड़ा सैलिएंट फीचर है जो आगे आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। और ये शिक्षा नीति की अगर एक छोटी सी एक लाइन में इसको अगर सम अप करना चाहिए तो हम एक नॉलेज बेस, स्किल, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लैस युवा शक्ति जो स्किल्ड हो, सेल्फ रिलायंट हो और ट्रूली विकसित भारत जो 2047 तक तैयार कर पाए। मोदी जी का जो सपना है वही मे डिफर विथ हिम पॉलिटिकली, देश में लोग अलग अलग पॉलिटिकल भावनाओं के धारणा के होते हैं, हो सकता है आप भी डिफर कर सकते हैं, हमसे डिफर कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश को इस लक्ष्य में अलग मत नहीं होना चाहिए कि हम पूरे देशवासियों को 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाने में हमारी युवाओं की रोल सबसे बेहतर होने वाली है, उसके साथ साथ प्रमुख होने वाली है। उसके साथ साथ जो एडुकेटर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी बहुत बड़ी रोल होने वाली है। मैं अंत में एक स्टोरी के साथ समाप्त करता हूँ। ये स्टोरी मैं हर जगह में बोलता हूँ, शिक्षा रिलेटेड है, बहुत फेवरेट स्टोरी है मेरी। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि चरक जो महान आयुर्वेदाचार्य हुए, वो सुश्रुत के पास पढ़ने के लिए गए थे, उस समय के MBBS पढ़ने के लिए। तो गए, पढ़े, कितने साल पढ़े हो तो पता नहीं, 3 साल पढ़े कि 5 साल पढ़े।
पढ़ने के बाद अब टाइम आया एग्ज़ाम का। जैसे हमारा पहले वाला एजुकेशन सिस्टम था कि एग्ज़ाम दो, मार्क्स उठाओ 99.93, गार्जियन बैठे हुए, अरे बाजू वाले को 99.95 मिल गया। हम इसी दौर में पूरे रैट रेस में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दिए। तो उस समय तो शायद ऐसा नहीं था। तो सुश्रुत जी ने चरक और बाकी लोगों को, स्टूडेंट को बुलाया, बुला के उनको बोला कि आप आज आपका एग्ज़ाम है। तो ठीक है गुरुजी बताइए एग्ज़ाम कैसे देना है। बोले चलो ये जंगल है, इस जंगल में आप चले जाओ, 3 दिन बाद आना। तो आना किसके साथ है कि आप जब लौटोगे तो अपने साथ उन वृक्षों को ले आना, या उस पौधे को ले आना, या वृक्ष के डाल को ले आना, टहनी को ले आना, जिसमें कोई मेडिसिनल गुण नहीं है, यानी जिसका औषधि गुण नहीं है। तो 3 दिन बाद सारे स्टूडेंट लौट आए। किसी ने 2 पौधा पकड़ा हुआ था, किसी ने 3, 4, 5। जीवक जी जब आए वो खाली हाथ आए। तो खाली हाथ जब आए तो उन्हें पूछा गया कि क्यों आप खाली हाथ आए, बाकी स्टूडेंट्स तो लाए, ये लाए, वो 2 लाए, वो 3 लाए। तो जीवक जी ने बताया अपने गुरु को कि मुझे ऐसा कोई वृक्ष नहीं मिला, ऐसा कोई प्लांट नहीं मिला जिसमें औषधि गुण नहीं है। उस समय एक महान श्लोक का सृजन हुआ है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, आमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति जोजकस्त्र दुर्लभ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आमंत्र अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसके द्वारा मंत्र न रचित किया जा सकता है। सब अक्षरों से मंत्र तैयार किया जा सकता है। नास्ति मूलो मनौषधम, ऐसा कोई मूल नहीं है, मूल मतलब प्लांट, जिसका कोई मेडिसिनल गुण नहीं है। और लास्ट लाइन हमारे लिए है, शिक्षकों के लिए है, एडुकेटर के लिए है, छात्रों के लिए है कि ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं हो। अमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति, ऐसा कोई पुरुष, पुरुष मतलब इसमें जेंडर बायसनेस में मत जाइए, नहीं ये नारीवादी लोग फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे। इसमें पुरुष का मतलब है नारी पुरुष दोनों मिलाकर। तो ऐसे कोई अयोग्यो पुरुषो नास्ति जोजकस्त्र दुर्लभ, जोजक की कमी है, जो एक शिक्षार्थी में जो गुण है उसको बाहर खींच के ला पाए। दिस इज द रोल ऑफ ए एडुकेटर। हम आगे आने वाले समय में हमें हर एक स्किल का, कोई ना कोई बच्चा, किसी को आता नहीं फिजिक्स, कोई बात नहीं, उसको दौड़ना आता है, उस स्किल को हमें निखारना है। उस स्किल में देखिए हम फिजिक्स पढ़ के बहुत कुछ कर, कोई बॉटनी पढ़ लिया, कोई फिजिक्स पढ़ लिया, इंजीनियर बन गया, आईआईटी बन गया, लेकिन वो आईआईटी का बंदा जाके आपके ओलंपिक पे पोडियम में खड़ा नहीं हो पाएगा कभी। आपको इसलिए आईआईटी के इनोवेटर भी चाहिए और ओलंपिक के पोडियम में खड़ा होकर भारत के लिए गोल्ड मेडल और भारत के तिरंगे को सबसे ऊपर सबसे जाने वाला ऐसे बच्चे भी चाहिए। इसने होलिस्टिक अप्रोच, हमारी नई एजुकेशन सिस्टम यानी NEP 22 की यही लक्ष्य है। मुझे आशा है मैंने इस 10-15 मिनट जो भी टाइम मैंने लिया, मैंने सम अप करके आपको समझा पाया कि आगे आने वाला ये NEP 2020 कैसा होगा। लेकिन ये तभी सफल होगा जब सारे स्टेक होल्डर हम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर, स्टूडेंट्स, गार्जियंस, हमारे प्रोफेसर्स, स्कूल में बच्चे जिनको पढ़ाने वाले मास्टर जी, हर एक इसको एक मिशन मोड के लिए, मिशन मोड में काम करेगा। और मैं हमेशा मानता रहा अपनी ज़िंदगी में शिक्षकता के मतलब पढ़ाने के जो जितने भी एक्सपीरियंस मेरे रहे, उसमें मैं हमेशा मानता रहा, स्पेशली टीचर्स के लिए, कि पढ़ाने का जो काम है ये कोई नौकरी नहीं है, एक मिशन का जॉब है, देश के आगे आने वाले पीढ़ियों को तैयार करने का वाला काम है। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत शांति से सुना, मैंने शायद थोड़ा लंबा बोल दिया, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।